हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ CSET इकोनॉमिक्स, जिसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है मेकिंग ऑफ इंडियन यूनियन बजट। यस, इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में ये पर्टिकुलर चैप्टर शुरू किया है। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ न्यू कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, पहले क्विक रिविजन जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो पहली दिन हमने जो पढ़ा था वो था ओवरव्यू ऑफ इंडियन यूनियन बजट, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। वहाँ पे पहला था कि इंडियन बजट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंड्स। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, कौन से डेट को? 7 अप्रैल 1860। ठीक है, ग्रेट। अब ये बजट तब किसने प्रेजेंट किया था? फर्स्ट इंडियन बजट किसने प्रेजेंट किया था? इट वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेम्स विल्सन। ठीक है, उन्होंने कौन से दिन ये बजट प्रेजेंट किया था? He had presented it on 18th February 1869. Yes. इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया था? मिस्टर R.K. शनमुखम शेट्टी। यस, ही वॉज अवर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने कौन से तारीख को किया था? परफेक्ट 26/11/1947। ओके, उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जिसने बजट प्रेजेंट किया हुआ है, दैट फाइनेंस मिनिस्टर इज मोरारजी देसाई। ही हैज प्रेजेंटेड इट फॉर 10 टाइम्स। ओके, फिर देन देयर वर 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स जिन्होंने कभी भी बजट प्रेजेंट नहीं किया। वो कौन थे? यस, KC न्योगी एंड HN बहुगुणा। ये 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स थे जिन्होंने कभी बजट प्रेजेंट नहीं किया। ओके, उसके बाद हमने देखा है कि जो हमारा बजट है वो कब प्रेजेंट किया जाएगा। इट विल बी प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ February। दूसरी चीज हमने देखी थी कि बजट कब प्रेजेंट किया जाएगा। इट विल बी प्रेजेंटेड एट 11 AM, और ये कब से हुआ? फ्रॉम 2001। ओके, फिर टिल 1955 बजट सिर्फ कौन से इसमें प्रिंट होता था लैंग्वेज में? ओनली इन इंग्लिश। बट फ्रॉम 1955-56 बजट इज प्रेजेंटेड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि जो यूनियन बजट है, पहले रेल बजट यूनियन बजट अलग अलग होते थे, बट फ्रॉम 2017-18 जो हमारा पर्टिकुलर रेल बजट है, इट वाज मर्ज्ड विथ यूनियन बजट। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट, दैट जिसमें दिया हुआ है अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलो फ्रेंड्स, पहले हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, इट इज डिफाइंड अंडर विच पर्टिकुलर आर्टिकल? आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें क्या बताया हुआ है? दैट गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। और वो ईयर कब से शुरू होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इट इज अ वाइट 10-पेज डॉक्यूमेंट। और जो ये हमारा पर्टिकुलर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट का पैसा है, ओवरऑल मनी, वो 3 फंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन से है वो 3? फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड्स, राइट फ्रेंड्स, दूसरा है कॉन्टिंजेंसी फंड एंड तीसरा है पब्लिक अकाउंट। तो ये तीनों आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। आर्टिकल 266, आर्टिकल 267। आर्टिकल 266 में कौन से 2 फंड्स है फ्रेंड्स? यस, कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स, राइट। तो कंसोलिडेटेड फंड्स एज द नेम सेज, इसमें क्या होता है? जो गवर्नमेंट का अलग अलग टाइप से आने वाला पैसा है थ्रू बोरोइंग्स या जो उनकी अलग अलग रिसीट्स है, वो सब कहाँ आती है? इन द कंसोलिडेटेड फंड्स। और ये सब में इंपॉर्टेंट फंड है गवर्नमेंट का, और जो गवर्नमेंट का सारा एक्सपेंडिचर भी होता है वो पर्टिकुलर इसी फंड से होता है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड्स, और इस फंड में से पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, दैट इज अबाउट कंसोलिडेटेड फंड्स। फिर दूसरा फंड्स कौन सा है फ्रेंड्स? कॉन्टिंजेंसी। एज द नेम सेज कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी मतलब क्या? इट इज यूज्ड फॉर एनी अर्जेंट या अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। ओके, तो ये पर्टिकुलर फंड्स में जो 500 CR है, वो फंड्स प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे है, मतलब विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट कैन गिव फंड्स अप टू ₹500 CR। ठीक है, अब कंटिंजेंसी है, अर्जेंसी है, तो प्रायर अप्रूवल नहीं भी लिया आपने पार्लियामेंट में से, पर सब्सिक्वेंट अप्रूवल लगता है टू रिमूव द फंड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड्स अकाउंट विच इज कॉन्टिंजेंसी फंड, राइट। अब ये कॉन्टिंजेंसी फंड में से आपने जैसे पैसे निकाला तो वापस ये कॉन्टिंजेंसी फंड भरना पड़ता है। तो वो कहाँ से भरा जाता है? फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स, राइट। सो ऑलवेज देयर शुड बी बैलेंस इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टिंजेंसी फंड। फिर तीसरा हमने देखा था पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट एज द नेम से पब्लिक अकाउंट, मतलब यहाँ लोगों का पैसा है और वो लोगों को वापस किया जाएगा व्हेन दे रिक्वायर। हियर द बैंक गवर्नमेंट जस्ट एक्ट लाइक अ बैंक। ठीक है,
एंड गवर्नमेंट अलग अलग सोर्सेज से, स्कीम से पब्लिक से पैसे लेती है थ्रू पीपीएफ, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम। तो गवर्नमेंट ऐसे पैसे जो नॉर्मल पब्लिक से कलेक्ट करती है वो उन्हें वापस जब पब्लिक को चाहिए तो वापस देना भी पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज ये सारे फंड्स किसके हैं, पब्लिक के हैं, और पब्लिक को जब वो डिमांड करेंगे तब वो फंड्स वापस देना पड़ेगा, राइट। सो ये हमने देखा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर वी सॉ टू इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, राइट। हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट के रिसिट्स है वो कौन से दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है रेवेन्यू रिसिट, एक है कैपिटल रिसिट, राइट। तो पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिसिट। तो रेवेन्यू रिसिट अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, कौन से है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट। टैक्स रेवेन्यू मतलब वापस उसमें दो हेड्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी गुड। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स मतलब कौन से टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस है, यस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंस एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, वेरी गुड। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड बर्डन और ऑन द टू डिफरेंट पर्सन, राइट फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है कि ये हो गई गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू। फिर दूसरा हम देखेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने अलग अलग देखी कि कौन सी नॉन टैक्स रेवेन्यू है फ्रेंड्स। चलो देखो, रिवाइज करो। पासपोर्ट फीस, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, तो फीस एक हो गई। दूसरा था लाइसेंसेस एंड परमिट्स, ओके फ्रेंड्स याद करो। तीसरा एस्टेट, राइट। फोर्थ है फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये क्यों कलेक्ट की जाती है, फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। उसी में एक और है फॉरफीचर, राइट। फिर उसके बाद में है प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, जिसे हम बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उससे जो होने वाला प्रॉफिट है वो भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, राइट, या गवर्नमेंट ने कोई दूसरी कंपनीज के शेयर्स लिए हुए तो उस पर मिलने वाला डिविडेंड। और क्या है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये तो सब में बढ़िया है। फिर है डेवलपमेंट चार्जेस। ये सारी डिफरेंट क्या देखे हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन टैक्सेस रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने रेवेन्यू रिसिट्स में देखा देयर आर टू टाइप्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये जो रिसिट्स गवर्नमेंट के पास आ रही है उससे क्या हो रहा है, दो चीजें तो नहीं हो रही। एक तो असेट भी सेल नहीं हो रहा है, दूसरी चीज वो पर्टिकुलर पैसे आने से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं हो रही है, राइट। सो इन पर्टिकुलर रेवेन्यू रिसिट नो असेट इज सोल्ड एंड ये पैसे आने से गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, राइट। फिर हमने देखा था कैपिटल रिसिट। यस, कैपिटल रिसिट मतलब क्या है, बस अब जो पर्टिकुलर रिसिट्स रेवेन्यू रिसिट्स में नहीं फिट होते वो कहाँ फिट होने वाले हैं, कैपिटल रिसिट में। तो ये रिसिट्स कौन सी होगी, जिसमें गवर्नमेंट ने एक तो असेट सेल किया है तब जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिट है, या फिर जो पैसे आने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, बोरोइंग्स, राइट। तो कैपिटल रिसिट्स में क्या क्या चीजें आती है, फर्स्ट इज बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कहाँ से बोरो कर सकती है गवर्नमेंट, फ्रॉम RBI, राइट, फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, ओके। फिर उसके बाद में इवन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, या गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बोरो या रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो हमने पब्लिक अकाउंट में अलग अलग स्कीम्स देखी थी उसके थ्रू, राइट। अब बोरोइंग्स एक है। फिर सेल ऑफ असेट। सेल ऑफ असेट्स में दो टाइप के सेल हो सकते हैं, एक है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही बेच देना, लाइक एयर इंडिया गवर्नमेंट ने बेच दी तो वो हो जाएगा एक टाइप का उनका रिसिट। तो इन दैट केस व्हाट ही हैज डिड, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, सेल ऑफ स्टेक इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट। या फिर जो गवर्नमेंट के पास शेयर्स है किसी और कंपनीज के, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वो शेयर्स बेच दिए, या गवर्नमेंट ओन कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, गवर्नमेंट ने वो बेच दी, तो उससे आने वाली रिसिट्स क्या रहेगी, कैपिटल रिसिट, दैट इज सेल ऑफ असेट्स, राइट। देन है, हमने एक और चीज देखा था, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरीज ऑफ लोन, रिकवरी मतलब क्या, जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को लोन्स दिए हुए, या नॉर्मल पब्लिक को जो लोन्स दिए हुए वो वापस उनके पास जब आ रहे हैं, ठीक है, तो इट इज अ रिसिट। तो वो कौन से कैटेगरी में आएगी, अंडर कैपिटल रिसिट, रिकवरी ऑफ लोन्स, राइट। ये एक पर्टिकुलर हमने देखा था कैपिटल रिसिट में। ये हो गया रिसिट साइड। फिर हमने एनालाइज किया था एक्सपेंडिचर साइड। तो पहले देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से देखे थे हमने, पेमेंट ऑफ सैलरीज, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज है, सैलरीज के साथ साथ हमने देखा था पेंशन, जो भी एक गवर्नमेंट का कॉस्ट होता है, फिर सब्सिडीज, अलाउंसेस जो भी गवर्नमेंट देती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जो भी गवर्नमेंट को करना है वो सारा खर्चा
कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने फंड्स बोरो किए हुए, ठीक है, एक तो आरबीआई से या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। नो, इट इज अ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो जब इंटरेस्ट का आउटफ्लो होता है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर जो गवर्नमेंट कोई दूसरे स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को ग्रांट्स या गिफ्ट्स दे देती है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये सारी किस कैटेगरीज में आते हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इसके फीचर क्या है कि जो आउटफ्लो, जिस आउटफ्लो से गवर्नमेंट के पास कोई असेट क्रिएट नहीं हो रहा है या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, तो वो पर्टिकुलर आउटफ्लो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, पर वो आउटफ्लो होने से कोई असेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो रही है। तो वैसे वाले आउटफ्लो को हम कहाँ कैटेगराइज करते हैं फ्रेंड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और उसी से जो अपोजिट है, मतलब जो वहां फिट नहीं हो रहे, मतलब जो आउटफ्लो विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ असेट या परचेज ऑफ असेट, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइक। ओके, या फिर और कौन सा होगा, जिससे मेरा पर्टिकुलर लोन या लायबिलिटी कम हो रहा है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, रिपेइंग द लायबिलिटी, रीपेमेंट, राइट। सो इसके एग्जांपल्स क्या है, लोन्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद में रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, ओके। फिर उसके बाद में, अच्छा, लोन्स और ग्रांट्स, इसमें हमने देखा था देयर इज अ डिफरेंस। ग्रांट्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो वापस गवर्नमेंट के पास आने वाला नहीं है, बट जो लोन दे रही है गवर्नमेंट वो वापस आने वाला है, ठीक है। तो देयर इज अ रिसीवेबल, सो लोन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर, ब्रिजेस, लैंड परचेज करा, तो ये सारी चीजें, या मेट्रो, ये सारा एक्सपेंडिचर कहाँ पे कवर होगा, अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो हम लोगों ने इस तरह से रिसीट्स और एक्सपेंडिचर एनालिसिस किए थे। देन वी केम टू द न्यू टॉपिक। तो एक बार गवर्नमेंट का रिसिट और एक्सपेंडिचर अब हमें समझ गया, तो वो रिसिट्स और एक्सपेंडिचर से क्या बनने वाला है, बजट, राइट। और गवर्नमेंट को जो बजट बनाना है वो हर एक फंड के लिए बनाना है, कंसोलिडेटेड फंड्स के लिए भी बजट बनाना है, कॉन्टिजेंसी फंड्स के लिए भी बनाना है, और पब्लिक अकाउंट के लिए भी बनाना है। और उस बजट में दो मेन कैटेगरीज क्या है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, राइट। रेवेन्यू बजट में क्या होगा, रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिट, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट में क्या रहेगा, एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिट, एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ देख लिया था, ठीक है। अब बजट ऐसा बनाना है कि रिसिट एस्टिमेट करने हैं, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करना है, पर अब ये प्रोसेस होती कैसी है और कैसे ये पर्टिकुलर प्रोसेस शुरू होता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड हाउ फाइनली द पर्टिकुलर बजट के प्रेजेंट किया जाता है ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ February. So are you ready? I am very excited to make you go through this particular journey of making of Indian Union budget. So let's get started. Okay friends. तो जब मैं बजट मेकिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि हमें एक बजट बनाना है जो प्रेजेंट करना है, ठीक है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि बजट बनाओ और प्रेजेंट करो, ठीक है। इस सिचुएशन को है ना हम थोड़ा बहुत एक रियल लाइफ टाइम और एक हमारे एग्जाम्पल से कंपेयर करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल, चलो, आपके घर में किसी की शादी फिक्स हुई है, ठीक है। अब शादी फिक्स होना मतलब कोई भी आपके बड़े भाई बहन की या आपके अंकल की, किसी की शादी फिक्स हुई है। तो जब घरों में शादियां फिक्स होती है तब क्या होता है, पहले तो क्या किया जाता है, आप सोचो क्या होता है। तो बहुत सारी फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, बहुत सारी फैमिलीज होती है, लड़के की फैमिली, लड़की की फैमिली, लड़की के मम्मी की फैमिली, लड़के की मम्मी की फैमिली, सब फैमिलीज इन्वॉल्व है, ठीक है, ठीक है। अब ये फैमिलीज इन्वॉल्व होती है और जब कुछ रोका होता है या सगाई पक्का होता है कि हाँ चलो, तो पहली चीज क्या की जाती है, सब में पहली चीज क्या की जाती है कि भैया शादी की डेट डिसाइड की जाती है ना। सब में पहले हम लोग क्या करते हैं, एक शादी की डेट डिसाइड करते हैं। चलो अभी आपका हो गया फाइनल, चलो अप्रैल में आप लोगों का सगाई हो गया, हाँ ठीक है। अब हम क्या फाइनली डिसाइड करते हैं कि भैया शादी कब है। अब हमारे बजट मेकिंग में भी कैसे है ना, ऐसे ही फैमिलीज कुछ इन्वॉल्व है। ये तो कौन सी फैमिलीज इन्वॉल्व है हमारे बजट मेकिंग में,
हमारे बजट मेकिंग में जो ये कंसेप्ट है, हम साथ साथ है वाले हैं, यस, क्योंकि ये सब साथ में मिलके ही काम करते हैं और पर्टिकुलर बजट बनाते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर हमारे ये बजट मेकिंग में जो फैमिलीज इन्वॉल्व है वो है नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग क्या है मैम, नहीं पता, नाम भी नहीं सुना है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। आगे सिलेबस में CSET के आपको नीति आयोग में इन डिटेल पढ़ाने वाली हूँ कि नीति आयोग क्या होता है, उसमें कौन रहता है, वो क्यों बना हुआ है। सो इन डिटेल वी विल सी। अभी आप समझ लो कि एक फैमिली है नीति आयोग, ठीक है। दूसरी फैमिली है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, यस। अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है, हमने एक डे 1 पे देखा था कि नरेंद्र मोदी जी अकेले तो पूरा काम कर नहीं सकते हैं ना, पूरे देश को संभालना, तो वो एक टीम बनाते हैं। अब वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हर एक एरिया की अलग अलग मिनिस्टर्स पे डाल देते हैं, जो बनाते हैं हमारी तीसरी फैमिली जिसका नाम है स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज। हाँ, अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्रीज आप भूल गए होंगे तो मैं वापस आपको याद दिलाती हूँ। देखो, अब जैसे जो अपनी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, अभी हमारे इंडिया में जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी। आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा और बड़ा करती हूँ, ओके। इनके पास कुछ मिनिस्ट्री है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ही टेक्स केयर ऑफ इट। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये पर्टिकुलर उसके हेड है। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मतलब वो सब अपना डिफेंस रिलेटेड चीजें देखते हैं, वो कौन है, राजनाथ सिंह। फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है इसमें, अमित शाह। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निर्मला सीतारमन। आप देखो कि कोई कोई पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर को दो दो पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं, लाइक फाइनेंस भी वो देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी वही है। जनरली ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। बाद में भी आप देखोगे जैसे पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये दो मिनिस्ट्री किसके पास है, सीए पीयूष गोयल, ही इज अ सीए चार्टेड अकाउंटेंट, उनके पास भी दो मिनिस्ट्रीज है। सो आप देखो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज है ना, अलग अलग लोगों को दी हुई है, और उनके जो पर्टिकुलर हेड है जिन्हें हम बोलते हैं काउंसिल मिनिस्टर, यस, कैबिनेट मिनिस्टर, ये क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का ध्यान रखते हैं। तो ये जो अलग अलग मिनिस्टर्स है ये हमारी तीसरी फैमिली बनाते हैं, दैट इज पेंडिंग मिनिस्टर्स। तो ठीक है ना। तो अब जब बजट बनाना है, जब हमें बजट बनाना है तो जो तीन फैमिलीज इन्वॉल्व है वो कौन है, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी एक स्पेंडिंग मिनिस्ट्री है, बट अब बजट मेकिंग के लिए हम उसको एक अलग से पकड़ते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक अलग फैमिली है, ठीक है, एंड स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज। अब इन लोगों को सबको हम साथ साथ मिलके वाले कंसेप्ट से बजट बनाना है, विथ फुल कंसल्टेशन और बहुत सारे डिस्कशन प्रोसेस के साथ हम लोगों को बजट बनाना है ना। अब शादी भी जो होती है, ठीक है, शादी जब डिसाइड होती है तो कितना कंसल्टेशन किया जाता है। आप देखते हो कितनी फैमिली से हम बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग चीज़ें फाइनल करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने पहले डेट डिसाइड कर दी कि चलो 1 फरवरी शादी की डेट है, हाँ, हमारे बजट प्रेजेंट करने की भी डेट 1 फरवरी है। अज्यूम करो 1 फरवरी को संडे नहीं है, तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी इज 1 फरवरी, तो हमारे पास भी एक डेट आ गई है। और शादी की भी डेट क्या फिक्स हो गई है, 1 फरवरी। अप्रैल में फिक्स हो गई डेट, तो अभी टाइम है ना यार, शादी को अभी तो टाइम है, रिलैक्स बैठी है सभी फैमिलीज। पर जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आएगी फिर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा टेंशन बढ़ते जाएगा, है ना। सब फैमिलीज में अब टेंशन हो जाएगी, चलो यार अब शादी नजदीक आ रही है, अब हमें काम करना पड़ेगा, है ना, हमें एस्टिमेट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, शादी का सब हमें देखना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे करना है, कितने पैसे लगेंगे, है ना, और बजट कितना है क्या नहीं, तो वो तैयारी से लग जाते हैं। तो वैसे ही होता है बजट मेकिंग में। अब 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करना है, अगस्त एंड या सितंबर में जो हमारी ये तीन फैमिलीज भी है ना, ये शुरू हो जाती है बजट मेकिंग प्रोसेस से। तो कौन सी फैमिली पहले हम लोगों के इस पर्टिकुलर इसमें शुरू होती है, तो हम पहले देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है ना और बड़ी फैमिली है, उसके अंदर भी बहुत मेंबर्स है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 3 और फैमिलीज है, जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक सेकेंड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, आई होप सो इट्स विजिबल, यस, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये और उसमें 3 फैमिलीज है। कौन सी 3 फैमिलीज और है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फ्रेंड्स, एक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ओके, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, ठीक है, और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और उस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आप देखो नीचे जाके एक पर्टिकुलर फैमिली है बजट, यस।
तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ बजट, और बजट मेकिंग प्रोसेस जो है यहाँ से शुरू होती है ना। अब जैसे ही शादी की डेट नजदीक आने वाली है, आपके पापा भी क्या करेंगे, अलग अलग लोगों को कॉल करेंगे, है ना। जो पहले इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके, जैसे पापा ने अंकल को या कोई लड़के या लड़की जिसकी भी है उसके पापा को बात करेंगे कि ठीक है भैया शादी कहाँ करनी है, ओके डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, ठीक है, कितने लोगों को लेके जाना है, चलो ठीक है, कुछ डिस्कशन हो गया, आपका डेस्टिनेशन वेडिंग करना है ये भी डिसाइड हो गया है। अब आप क्या करोगे, अलग अलग लोगों से एस्टिमेट मंगवाओगे। अब शादी करनी है तो खर्चे करने पड़ेंगे ना अलग अलग, केटरिंग का खर्चा रहेगा, राइट, फिर डेकोरेशन का खर्चा रहेगा। अब डेस्टिनेशन वेडिंग है तो वहां जाने का खर्चा रहेगा, ट्रैवलिंग, लॉजिस्टिक, वहां रहने का खर्चा रहेगा, राइट। फिर उसके बाद में बैंड बाजा बारात, वो वाली सारी चीजें रहेगी। फिर आजकल वीडियो शूटिंग का कितना क्रेज है, वो भी एक खर्चा रहेगा, राइट। फिर एक्सपेंडिचर तो क्लोथिंग पे, क्लोथिंग पे तो सब में बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, ज्वेलरी, ये एक्सपेंडिचर रहेगा। तो अलग अलग एस्टिमेट्स क्या है ना, बुलाएंगे पापा कैटरिंग डिपार्टमेंट वाले से, भैया आपका एक बजट लाओ, कितना खर्चा लगेगा, आप बताओगे उनको इतने इतने लोग हैं, आप बताओ आपका, और हमें इतने इतने इवेंट्स करने हैं, संगीत है, रिसेप्शन है, शादी है, ये सब चीजें हैं, आप बताओ आपका कैटरिंग का क्या खर्चा होगा, राइट। वैसे ही आप लाइटिंग वगैरह जो डेकोरेशन वाले उससे पर्टिकुलर एक एस्टिमेट मंगवाओगे, ठीक है ना। अब जैसे सबसे एक एस्टिमेट मंगवा रहे हो आप, आपके मतलब घर में जो लेडीज है उनसे पूछोगे कि कितनी ज्वेलरी बनानी पड़ेगी, कितना तोला सोना लगेगा, कितना डायमंड खरीदना पड़ेगा, वहां से भी एक एस्टिमेट आएगा, राइट। तो ऐसे अलग अलग एस्टिमेट्स आपके पापा के पास, या जो घर में मेन मेंबर्स है जो डिसीजन लेने वाले हैं वो अलग अलग एस्टिमेट्स बुलाएंगे, राइट। तो ये जो बजट डिपार्टमेंट है ना, इन्हें भी वही करना है, क्या करना है कि जो सारी स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, या जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, या डिफेंस फोर्सेस है, इनको क्या करना है, एक लेटर जिसको हम बोलते हैं सर्क्यूलर इशू करना है। हाँ, वो क्या करते हैं, एक सर्क्यूलर इशू करते हैं, और जो सर्क्यूलर जाता है सभी लोगों को, यूनियन मिनिस्ट्रीज को, मतलब स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। फिर उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज को, ऑटोनोमस बॉडीज को। ऑटोनोमस बॉडीज मतलब क्या, जो गवर्नमेंट बॉडीज ही होती है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गया, एम्स इज अ ऑटोनोमस बॉडी, यस। आईआईटी कॉलेज, जो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो आईआईटी कॉलेजेस है अलग अलग, वो क्या है, ऑटोनोमस बॉडी, यस, इट इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बट उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज, राइट। फिर उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज को एक सर्कुलर जाएगा, सभी यूनियन टेरिटरीज को। और किसे सर्कुलर जाने वाला है, डिफेंस फोर्सेस को जाएगा। तो क्या हो रहा है, बजट डिपार्टमेंट सब में पहले एक सर्कुलर इशू करता है इन सभी लोगों को, स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज को, ऑटोनोमस बॉडीज को, यूनियन टेरिटरीज को, डिफेंस फोर्सेस को, कि भैया लाओ आपका एस्टिमेट लाओ, है ना, आपको क्या क्या खर्चा करना है अगले साल, आपको कितना पैसा लगने वाला है, आप लाओ, आपका एक एस्टिमेट लाओ। एक सर्कुलर चला जाता है ना। तो जब सर्कुलर बनता है, प्रिंट होता है, ठप्पा लगता है फिनेंस मिनिस्ट्री का, और वो पर्टिकुलर सर्कुलर शूट किया जाता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा हलचल मच जाती है, लग जाता है। जैसे ही आपके पापा भी सब एस्टिमेट्स मंगवाने लग जाते हैं तो घर में एक शादी का माहौल शुरू हो गया टाइप्स वाली फीलिंग आती है, राइट। वैसे ही आप क्या हो गया, सब मिनिस्ट्रीज वगैरह, हाँ भैया चलो अब लगो काम से, अब बजट प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है, अब काम से लगना पड़ेगा, है ना। बजट बनाना है तो एस्टिमेट्स वगैरह सब बनाने पड़ेंगे। तो क्या है, सब जो हमारी मिनिस्ट्रीज है सब काम पे लग जाती है। अब ये कौन कौन है, मैंने पर्पसली आपको ये फोटोज दिखा रही हूँ ताकि आपको पिक्चर इमेज रहे कि अभी हमारे पर्टिकुलर हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन जी। अच्छा, बीच वाले कौन है, अभी कुछ बच्चों को पता होगा, आई एम श्योर कोई बच्चों को पता भी नहीं होगा कौन है, नितिन गडकरी जी। अच्छा, ये कौन सी मिनिस्ट्री देखते हैं भाई अपनी, ये आपको करंट अफेयर्स के लिए भी जरूरी है, यू शुड नो कि हु इज आवर करंट विच मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, फिनेंस मिनिस्टर कौन है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा एक CSEET के बच्चे से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इसलिए डाला है, ठीक है। तो ये जो नितिन गडकरी जी है, ये कौन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड संभालते हैं। इसके अलावा इनको और एक मिनिस्ट्री दी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सारी जो एंटरप्राइजेस है इंडिया में, ये इनके अंडर है, ठीक है। अच्छा, आखिरी वाले कौन है,
सीए पीयूष गोयल। ओके, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? सब में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, वो है इंडियन रेलवेज। यस, सब में बड़ी मिनिस्ट्री है, हैंडल कर रहे हैं। सो पिक्चर इमेज से एटलीस्ट आपको याद रहेगा, ऐसे आपको सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को याद करना है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या हो जाएगा, जैसे सर्कुलर आ जाता है ये लोग भी काम पे लग जाते हैं। एक्चुअली ये खुद नहीं लगते हैं, इनके नीचे भी बहुत लोग हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स है जो इस काम पे जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे फ्रेंड्स, हम लोगों को बजट बनाना है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि जो बजट अभी February 20 में प्रेजेंट हुआ, ठीक है, ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ February, ठीक है, तब हम लोगों ने कौन से एस्टिमेट बनाए? अगले साल के एस्टिमेट बनाए, मतलब कौन से ईयर के? फ्रॉम 1st April 20 to 31st March 21, है ना। एकदम आराम से समझो, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से समझो मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ आपको ये चीज समझना जरूरी है। क्या कि हम लोग जब एस्टिमेट बना रहे हैं, हम अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये सर्कुलर कब इशू हुआ? अपडेट लिखते चलो, सर्कुलर कब इशू हुआ? September 19 में इशू हुआ था, ठीक है। September 19 में इशू हुआ। बजट कब प्रेजेंट करना था? 1st February 20 को बजट प्रेजेंट करना था, और एस्टिमेट कौन से ईयर के चाहिए थे? फ्रॉम 1st April 20 to 31st March 21, राइट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। पर जो ये पर्टिकुलर सर्कुलर है, ये सिर्फ आपसे 2020 2021 के एस्टिमेट्स नहीं मांग रही है, और दो चीजें भी मांगती है। क्या मांगेंगे वो आपसे? वो बोलेंगे आप हमें अभी तक का आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, जनरली ये प्रोसेस करते करते ना इनको जैन हो ही जाता है, जनवरी तक ये लोग टाइम ले ही लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक के। तो उनको क्या बोलते हैं कि आपका दिसंबर तक का एक्चुअल जो खर्चा है वो भी एक निकालो, ठीक है। तो दिसंबर 19 तक का जो उनका एक्चुअल खर्चा हुआ है, फ्रॉम 1st April 19 टू December 19, चलो वी विल टेक, आई मेक टेबल बना ही लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम बजट बना रहे हैं 2020 2021 का, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर है, इस पर्टिकुलर ईयर का बजट कब अनाउंस हुआ था? ऑन 1st February 2020। और कौन से ईयर के लिए हम बजट बना रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग बजट फॉर, जस्ट अ सेक, तो अब हम लोग 1st February 2020 को बजट प्रेजेंट करने वाले हैं, और कौन से ईयर के लिए? फ्रॉम 1st April 20 to 31st March 21, इस पीरियड का एस्टिमेट मंगवाना है। उसके लिए ये जो सर्कुलर है ये कब इशू किया गया? इन September 19, राइट। अब ये प्रोसेस होने तक Jan 20 हो जाता है, ठीक है। अब जब ये पर्टिकुलर सर्कुलर जाता है, ये लोग तीन चीजें मांगते हैं इस सर्कुलर में। एक तो मांगते हैं एस्टिमेट, कौन सा एस्टिमेट मांगते हैं? फ्रॉम 1st April 20 to 31st March 21, ठीक है, आप एस्टिमेट दो। उसके अलावा आपका अभी तक एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ फ्रॉम 1st April from 1st April 19 to 31st December 19, वो भी हमें दो, ठीक है। तो और क्या चीज मांग रही है बजट डिपार्टमेंट आपसे? आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ अभी तक वो भी हमें दो, ठीक है। और इसको मंगवाने का लॉजिक क्या है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखो, जब लास्ट ईयर का बजट बना था 1920 का, तब एक एस्टिमेट बना होगा कि 1920 में कितना, सो एक 1920 का हमारे पास एस्टिमेट है, ठीक है। वी हैव 1920 एस्टिमेट, जो लास्ट बजट में अनाउंस हुआ होगा कि ये मिनिस्ट्री को इतना पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट है, ठीक है। अब एक्चुअल खर्चा दिसंबर तक हो गया है और 3 महीने बाकी है, फ्रॉम 1st January to 31st March। बट अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हमें पता है ना, अब साल के 9 महीने तो हो गए, और हमें पता है कि अगले 3 महीने में मेरा और कितना खर्चा होने वाला है, राइट। उतना तो हमें एक अंदाज हो ही जाता है। तो क्या करना पड़ता है? वी हैव टू डिसाइड कि जो हमने लास्ट टाइम एस्टिमेट किए हुए हैं
फॉर 1920 क्या वो रिवाइज करने पड़ेंगे, है ना, हमें एक्चुअल सोचना पड़ेगा ना। और ये एस्टिमेट्स जो फिर फाइनली रिवाइज होंगे उसके बेसिस पे हमारे अगले साल की एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल 1920 में हेल्थ मिनिस्टर ने ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर उन्होंने एस्टिमेट किया था कि उनको 100 CR का एक्सपेंडिचर लगेगा, एक एस्टिमेट था, ग्रांट, उनको उतना पैसा लगेगा 100 CR, ठीक है। बट एक्चुअली क्या हुआ ना, एक्चुअली जो खर्चा अभी तक हो गया वो हो गया 110 करोड़, ज्यादा हो गया, ठीक है। अब एस्टिमेट तो कितना किया था, सिर्फ 100 CR, पर एक्चुअल में अभी कितना लग रहा है, 110 CR, और उनको लग रहा है कि यार आगे जाके है ना और भी मुझे खर्चा 3 महीने में और लगने ही वाला है, तो 150 CR तक मेरा पर्टिकुलर खर्चा जा सकता है। तो क्या किया जाएगा, ये जो एस्टिमेट है 100 CR का वो रिवाइज्ड कर दिया जाएगा 150 CR तक, एंड फिर ये आपका बेसिस रहेगा टू डिटरमाइन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। लॉजिक समझ रहा है, क्योंकि एस्टिमेशन है ना रियल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी एस्टिमेट कर रहे हो, कुछ तो बेसिस होना चाहिए ना। तो बेसिस के लिए जब सर्कुलर इशू किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें सिर्फ आपसे जो ये पर्टिकुलर बजट डिपार्टमेंट है सिर्फ अगले साल का एस्टिमेट नहीं मांगती, वो क्या बोलेंगी, अगले साल का तो दो ही, पर अभी तक जो एक्चुअल हुआ वो भी दो, राइट। और उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे एस्टिमेट्स जो थे लास्ट ईयर के वो चेंज करते हैं, क्योंकि अभी तक साल पूरा कंप्लीट होना है ना, 31 मार्च 20 आना है, अभी तक आया नहीं है, तो अभी तक खर्चे होने वाले हैं, तो उस बेसिस पे वो एस्टिमेट्स चेंज्ड हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा फंड्स लगने वाले हैं उसके लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से, क्योंकि हमने तो परमिशन सिर्फ 100 CR की ली हुई है, ठीक है ना। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स करने पड़ेंगे, और वो रिवाइज्ड एस्टिमेट के बेसिस पे हम अगले साल के एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करते हैं। आर यू गेटिंग दैट? सो ये सारे लोग सर्कुलर मिलने के बाद अपने काम पे लग जाते हैं ये एस्टिमेट्स बनाने में, एस्टिमेट्स या एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, गॉट दैट। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे अभी गडकरी जी सोचेंगे यार कि अभी इस साल है ना मुझे क्या करना है, वो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अच्छे रोड्स बनवाने हैं, अच्छा समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे जैसे और 2 नए हाईवेज बनाने हैं, ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो पाइपलाइन में है सोच के रखे हैं, और उसके लिए मुझे इतना खर्चा लगेगा, यहाँ एक फ्लाईओवर बनाना है, अब नागपुर में मेट्रो हो गया और कोई सिटी में और मेट्रो बनाना है, तो जो भी है हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी तरह से जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें बताएंगे। या जैसे अभी वो मिनिस्ट्री भी देखते हैं ऑफ द MSME लाइक माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की, एंटरप्राइज की ये इंडस्ट्रीज भी देखते हैं, तो वो डिपार्टमेंट के लिए भी वो सोचेंगे कि भाई पर्टिकुलर ये जो मीडियम साइज एंटरप्राइज है उनके लिए हमें और थोड़ी सब्सिडीज अवेलेबल करवा देना है, तो वो भी एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हम लोग एस्टिमेट करते हैं। हर एक एक्सपेंडिचर वो एस्टिमेट करेंगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। सो वो हर चीज़ों में जो उनकी फील्ड है, जैसे अभी रेलवे मिनिस्टर वो क्या क्या सोचने लग जाएंगे, चलो अभी और कौन सी रेलवे लाइंस बनानी है हमें। एवरी जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है वो हमेशा कुछ ना कुछ ग्रोथ के लिए, कंट्री का GDP बढ़ाने के लिए, अच्छा GDP ये भी कंसेप्ट देखेंगे फ्रेंड्स, हर चीज़ समझ जाएंगे आप CSET पढ़ते हो, मतलब आप एकदम ही चैम्प होने वाले हो, ठीक है। तो आपको जब अभी ये पर्टिकुलर रेलवे मिनिस्ट्री है वो भी देखेंगे, हर एक मिनिस्ट्री ग्रोथ के लिए ही देखेंगे कि कैसे हम लोग और इम्प्रूव करें, हम हमारी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाए, अच्छा करें। तो रेलवे मिनिस्ट्री भी देखेंगे कि भैया मुझे और कौन सी रेल लाइन शुरू करनी है, कहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिफिकेशन और करना है, कौन से कोचेस बहुत ख़राब हो चुके हैं, मुझे कितने कोचेस रिप्लेस करवाना है, सोचते हैं ना ये सब काम अभी रेलवे मिनिस्ट्री तो देखेंगे ही। अच्छा, तो अब अगर मेरी कैटरिंग सर्विस है उसको कैसे इम्प्रूव करवाना है, हर ट्रेन में कैंटीन सब बहुत अच्छी करवा के देना है, फुल एकदम क्लीन हाइजीन मेंटेन, ऐसे जो हाइजीन रखी जाती है ट्रेन में वो सर्विसेज बढ़ानी है, तो सेफ्टी बढ़ानी है। तो एवरी मिनिस्ट्री सोचते हैं कि चलो ये सब करने के लिए उनको कितना पर्टिकुलर ग्रांट्स या उनको कितना फंड्स लगेगा, ठीक है। तो वो अपना अपना एक एक एस्टिमेट बनाने लगते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, एक विजन मिल रहा होगा कि कैसे वो लोग अपनी अपनी मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, सब स्पेंडिंग मिनिस्टर्स अपना अपना एक बजट बना लेती हैं,
ठीक है। अब वो स्पेंडिंग मिनिस्टर्स क्या करेंगे, आप एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, हमने एक फैमिली क्या देखी थी, मिनिस्ट्री और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के साथ ये जो स्पेंडिंग मिनिस्टर्स है, या आके इनका एक्सपेंडिचर इन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भैया हम ये सोच रहे हैं, जैसे गडकरी जी आ गए, फिर गोयल जी आ गए, सब आके बजट डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उनसे डिटेल में बताते हैं हमें ऐसा 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 एक्सपेंडिचर करना है ना। अब जैसे आपने शादी के लिए जो अलग अलग लोगों को आपने बोला एस्टिमेट दो, अब वो आके बैठेंगे ना आपके पापा के साथ, या जो भी एक्सपेंडिचर साइड देख रहा है उनके साथ आके डिस्कस करेगा कि भैया हम लोगों का है ना पर्टिकुलर जो बजट है, जैसे अभी हम लोग पर प्लेट 500 रुपये चार्ज करेंगे, या पर प्लेट रिसेप्शन में 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे, आके वो बताएंगे। डेकोरेशन वाला बोलेगा संगीत के लिए मेरा पर्टिकुलर बजट इतना है, रिसेप्शन के डेकोरेशन के लिए मेरा बजट इतना है, रियल फ्लावर्स लगाने तो इतना है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाने तो इतना है। तो ऐसा बजट लाके आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपका एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट देखने वाला है उसके पास आके सब डिस्कस करेंगे। फिर आपके पापा या जो पर्टिकुलर बंदा जो एक्सपेंडिचर एनालाइज करने वाला है वो देखेगा भैया इतना तो नहीं हो सकता, आप एक काम कर दो 1000 का 900 कर दो, कुछ भी करो, आप एडजस्टमेंट करो, ये आइटम कम कर दो, वो कर दो। ऐसा एक एनालिसिस होगा और कुछ ना कुछ आपका एक बजट डिटरमाइन होगा, राइट। उसी तरीके से ये स्पेंडिंग मिनिस्टर्स इन पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर ये सारे एक्सपेंडिचर को इन डिटेल में डिस्कस करते हैं, और फिर एक फाइनली एक पर्टिकुलर उनका एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट निकलता है कि हर एक मिनिस्ट्री का उनको क्या क्या एस्टिमेट निकला है, राइट। यहाँ तक की प्रोसीजर हो जाती है। बट ये प्रोसीजर होते होते बीच में भी, अब जैसे आपके पापा तो ये सब काम कर ही रहे शादी का, पर आपकी बहन हो गई, आपकी मम्मी हो गई, उनके कोई रिलेटिव्स हो गए, इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है शादी में कि यार शादी को और हैपनिंग कैसे बनाया जाए, शादी को और मस्त मजा आ जाए, ऐसा क्या किया जाए। तो अब अलग अलग लोगों को फोन लगाते हैं, यार क्या किया जाए, यार शादी वन टाइम है, यार भाई की शादी है मेरी, क्या करूं मैं, क्या अच्छा होना चाहिए शादी में। कोई बोलेगा यार तुम लोग सब है ना डिजाइनर एक जैसे ड्रेसेस पहनो हर एक इवेंट में, सेम कलर या सेम टाइप का, या कोई बोलेगा संगीत में तुम वो पर्टिकुलर डीजे वाले को बुलाओ, फुल मजा कराएगा, वो तो एकदम A1 हो जाएगा। या रिसेप्शन में है ना तुम लोग दूल्हा दुल्हन का जो एंट्री है ना वो इस स्टाइल में रखना, एकदम यूनिक है ना। ऐसे आइडियाज आएंगे आपको अलग अलग आपकी शादी को एकदम मस्त बनाने के लिए, एक नंबर बनाने के लिए, राइट। तो ऐसे एडवाइजेस हम मीन वाइल, पापा तो अपने काम से लगे हुए है पर बाकी मेंबर्स भी क्या है ऐसे कामों में लगे हुए रहते हैं। तो वैसे ही जब एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट स्पेंडिंग मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करते रहते हैं, तब जो दूसरे और फैमिली मेंबर्स है, कौन से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये किनके साथ डिस्कशन शुरू कर देते हैं, ये अलग अलग जो हमारे पर्टिकुलर इकोनॉमी में लोग हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। अब कौन, देखो अभी इकोनॉमी में कौन आएंगे, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, यस, मतलब अलग अलग स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, चीफ मिनिस्टर्स है, उनके साथ डिस्कस किया जाएगा उनके स्टेट्स के बारे में। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं कौन कौन है, लाइक वेरियस बैंकर्स, उसके बाद में एग्रीकल्चर्स, फार्मर्स आई मीन, फिर इकोनॉमिस्ट, फिर उसके बाद में है वेरियस बिजनेसमैन एंड लास्ट ट्रेड यूनियंस। यस, जब तक स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या, जैसे आपके पापा जब तक के ये सब बजट डिसाइड करते हैं या जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट हैंडल करने वाले हैं आपका, तब तक बाकी मेंबर्स भी है ना अलग अलग लोगों से डिस्कशन करते रहते हैं, राइट। तो वैसे ही जो बाकी फैमिली मेंबर्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, कौन से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये किन किन के साथ बात करते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ताकि उनके स्टेट के बारे में उनको क्या सोचना है कि उनके स्टेट में एजुकेशन के लिए उनको स्टेप्स उठाने हैं या हेल्थ सेक्टर के लिए उनको ज़्यादा स्टेप्स उठाने हैं, वो समझने के लिए, राइट। फिर बैंकर्स से बात समझते हैं कि भैया इन बैंकिंग एक्ट वगैरह कुछ चेंजेस करने हैं क्या, कुछ पॉलिसीज चेंज लानी चाहिए क्या, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या बैंकिंग लॉज को लेके। फार्मर्स से उनके प्रॉब्लम समझते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जैसे फार्मर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो आप सभी फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते रहते हैं, तो उनसे पूछेंगे भैया फार्मर्स को कौन से पर्टिकुलर क्रॉप्स में इशू जा रही है, या पर्टिकुलर सब्सिडीज उनको टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या और कौन सी चीज़ें हो सकती है जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में फार्मर्स को कोई दिक्कत जा रही है क्या, तो वो चीज़ें एग्रीकल्चरिस्ट से डिस्कस किया जाएगा।
इकोनॉमिस्ट से डिसाइड किया जाए। इकोनॉमिस्ट, यस, बेस्ट पॉलिसी मेकर, पॉलिसी डिजाइन करते इकोनॉमिस्ट। बहुत जैसा सोच सकता है वैसे नॉर्मल इंसान तो सोच नहीं सकता। तो जो ऐसे इकोनॉमिस्ट है आपके कंट्री में, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है कि भैया इंडिया के लिए आपको क्या लगता है, क्या क्या पॉलिसीज और आनी चाहिए। ये मेक इन इंडिया है ना, गवर्नमेंट ने जो लाई मेक इन इंडिया पॉलिसी है ना, किसी ने सजेस्ट ही की होगी ना, कोई इकोनॉमिस्ट ने की होंगी या इंडस्ट्रियलिस्ट ने की होंगी। मेक इन इंडिया क्या है देखेंगे हम बाद में, सब देखते हैं, अभी बजट से हम लोग आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाते। तो मेक इन इंडिया पॉलिसी है ना, सबका साथ सबका विकास ये है, फिर क्लीन इंडिया। तो ये अलग अलग चीज़ें जो लानी है हमें हमारे कंट्री के लिए, क्या फोकस रखना है, इकोनॉमिस्ट आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए। अब देखो अगले बजट में तो बहुत सॉलिड दिमाग लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि क्या हो गया ना, ये साल तो पूरा, ये आधा से ज़्यादा साल तो लॉकडाउन में ही चला गया है ना। काफ़ी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने सोची थी वो हो भी नहीं पाई है, और काफ़ी मतलब सभी लोगों को इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो अब इकोनॉमिस्ट वगैरह जैसे लोग ही कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आने चाहिए कि हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हमारी इकोनॉमी को जल्दी से उभार सके, राइट। तो इकोनॉमिस्ट को भी पूछा जाएगा, फर्दर उनकी सलाह ली जाएगी। फिर बिजनेसमैन, यस, जो हमारे टॉप बिजनेसमैन है उनको भी पूछा जाएगा कि भैया व्हाट यू थिंक, व्हाट कैन बी डन, कि इंडस्ट्रीज एक्ट में कुछ चेंज करवाना है या कंपनीज लॉ में कुछ चेंज करवाना है इन द बेनिफिट ऑफ द कंपनीज या इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एज अ होल। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेके गवर्नमेंट को टैक्स कम करना है क्या, या कोई कौन से प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कौन से प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में कोई इशू है। तो ये सब बिजनेसमैन से उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाएंगे, समझे जाएंगे कि उस हिसाब से गवर्नमेंट कुछ रूल्स लॉज बनाए, है ना। वैसे ट्रेड यूनियन, लेबर, देखो इंडिया तो क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। मतलब इंडिया में जो लेबर्स है ना, दे आर फेमस। यहाँ के लेबर्स बाहर की कंट्रीज भी बुलाती है, यहाँ के लेबर्स को इतना डिमांड है। तो लेबर्स के भी ऐसे ट्रेड यूनियंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई उनको कितना वेजेस मिलना चाहिए। अभी आपको वो भी सारी एक्ट्स है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, वेजेस एक्ट, बहुत सारी चीज़ें यार। तो भैया आपको क्या लगता है मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए, छुट्टियाँ कितनी होनी चाहिए, बोनस कितना मिलना चाहिए। तो आप यूनियन से भी उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो कि लेबर्स को क्या चाहिए, कोई लॉ में चेंज करवाना है क्या लेबर लॉ में। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती है इतने सारे लोगों से। हाँ होता ही है, आप देखो एक शादी करनी है तो हम लोग है ना इतने लोगों से बातें करते, डिस्कशन करते, आइडिया लेते, क्योंकि शादी बोला तो सबको ऐसे एक्साइटमेंट रहती है कि उसमें क्या किया जाए कि बेस्ट ही शादी हो अपने घर की, है ना। वैसे ही होता है, बजट बनता है ना, हर पर्टिकुलर गवर्नमेंट सोचती है कि वो जो बजट बनाए ना, ऐसा बजट बनाए कि गवर्नमेंट हमारे इंडिया का ग्रोथ हो ही जाए, हमारे मतलब इंडिया का जीडीपी बढ़ ही जाए, और ऐसा बजट लाए कि सामने वाली जो अपोजिशन वाली पार्टी है ना वो चुप ही बैठ जाए, कुछ बोल ही ना पाए, और जो लोगों ने हमें सिलेक्ट किया है ना वो बस खुश हो जाए कि यार हमने सही गवर्नमेंट को हमारे लिए चूज किया हुआ है। तो बजट बनाना है ना तो गवर्नमेंट बहुत एक्साइटेड रहती है, बिकॉज उन लोगों ने उनको चूज किया हुआ है कि आप हमारे पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट और हमारा डेवलपमेंट अभी आपके ऊपर है। और वो सारे जो डिसीजन है वो कहाँ लिए जाते हैं, इस बजट में लिए जाते हैं। ये पॉलिसी जो बनती है सब बजट में ही सब डिसाइड होता है ना। तो बजट बनाने में गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड रहती है, दे हैव टू प्रूव कि देखो भैया आपने हमें जो जिताया और हमने जो आपको वादे किए थे वो सब हम पूरे कर रहे हैं ना। सो बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सब डिस्कशंस होते हैं, हो गया भैया, इतने सब डिस्कशंस हो गए, यस सारे डिस्कशंस हो गए, फैमिली मेंबर्स से हो गए, सबसे बजट्स आ गए, सब चीज़ें हो गई, इधर उधर से ओपिनियंस आ गए। अब फाइनली क्या होगा, जो घर के जो मेन लोग हैं, लड़के के पापा लड़की के पापा फाइनली डिसाइड करेंगे भैया चलो अब अभी क्या क्या रखना है, क्या क्या चीज़ें फाइनली करनी है, कितने में सब फाइनल हुआ है, कितना फाइनल बजट हुआ है, कैसे क्या क्या सब आप फाइनल करना पड़ेगा ना। वैसा ही फाइनल कौन करते हैं, अब हमारी फिनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के सब चीज़ें फाइनल एक बार डिसाइड करती कि भैया चलो कि अब इतनी स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज ने इतना पैसा मांगा है, हमने इतना उनको सोचा है कि इतना देंगे, ये कंपनी लॉ में ये चेंजेस करने हैं, टैक्स लॉ में ये चेंजेस करने हैं, ये लेट फी पेनल्टीज का एक्ट निकाल देना है, लेबर एक्ट में ये चेंजेस करने हैं। सब बैठ के एक समरी जो होगी फाइनली वो पर्टिकुलरली फिनेंस मिनिस्टर विल डिस्कस विद द प्राइम मिनिस्टर, राइट।
फिर उसके बाद ये जो फाइनल डिस्कशन होता है, ठीक है ना, आपके घर में भी सब चीज़ें अब डिसाइड हो गई। अभी आपके पापा ऐसे थोड़े से रिलैक्स हो गए, घर के फैमिली मेंबर्स, चलो भैया अब सब चीज़ें है ना हमारी फिक्स हो गई, क्या कौन करने वाला है, कितना खर्चा लगने वाला है और कैसे हम लोग फंड्स अरेंज करने वाले हैं, सब हो गया। अब क्या होना चाहिए, कुछ मीठा होना चाहिए। यस, हलवा सेरेमनी सच में होता है फ्रेंड्स, हलवा सेरेमनी होता है। अब इतना ट्रेमेंडस टास्क है यार, कंटिन्यू बेचारे फिनेंस मिनिस्ट्री से लेके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी सब स्पेंडिंग मिनिस्टर्स सब इसमें जुड़े हुए रहते हैं यार, इतना काम करते हैं। तो अब क्या होने वाला है, बजट प्रिंटिंग के लिए जाने वाला है ना, आपकी शादी का इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग के लिए जाने वाला है। तो वो जब होने वाला है, फर्स्ट जो एक शादी का जब काम शुरू होने वाला रहता है, तो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, क्या है कि कुछ मीठे से अच्छे काम की शुरुआत होनी चाहिए, राइट। तो बजट जब प्रिंटिंग के लिए जाता है ना, तो पहला होता है हलवा सेरेमनी, हाँ मीठा खाया जाता है। और कोई इंडियन डिश रखी है उन्होंने, हलवा इज एन इंडियन स्वीट, कोई ऐसे डेजर्ट ऐसा आइटम नहीं रखा है जो इंडिया का नहीं है, ऐसे प्रॉपर हलवा जो अपना इंडिया का ट्रेडिशन है वो हलवा बनाया जाता है। और फिनेंस मिनिस्टर भैया आप लोगों ने इतना काम किया, सबने इतनी मेहनत ली, तो सबको हलवा खिला के खुश कर देती है ना। आपके पापा भी सबको, भैया आप सबने इतना मेहनत लिया, सबको कुछ डेयरी मिल्क या कुछ मीठा खिला के खुश कर देते हैं, राइट। तो अब क्या होता है, ये हलवा सेरेमनी होती है और बजट प्रिंटिंग के लिए चले जाता है। हाँ, अब बजट प्रिंटिंग के लिए चला गया, ये लोग भी रिलैक्स, क्योंकि अब सब हो गया है। बट इन लोगों को, जो ये पर्टिकुलर लोग ये बजट मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, आपको पता है फ्रेंड्स, दे आर नॉट अलाउड टू मीट देयर फैमिलीज। यस, अब निर्मला सीतारमन अपने घर नहीं जा पाएगी जब तक बजट वो प्रेजेंट नहीं करते। और सिर्फ निर्मला सीतारमन नहीं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो ये डिसीजन लेने वाले थे कि कौन सी मिनिस्ट्री को क्या पर्टिकुलर ग्रांट देने वाले हैं, टैक्सेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी चीज़ें अब महंगी हो जाने वाली है, कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली है, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहती है जो लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए बिफोर प्रेजेंटिंग ऑफ द बजट। एकदम कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहती है। देखिए लोग ना कभी परचेज नहीं करते कार वगैरह जैन वगैरह में, तो वो बोलते हैं रुको यार बजट आने दो, हो सकता है कि कार के रेट्स कम हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना जीएसटी अभी 28 से 18% कर दिया उस आइटम पे, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस कम हो गया। मोबाइल्स नहीं खरीदेंगे, रुकेंगे। ये कौन सोच पाएगा, जिसको ये नॉलेज है कि बजट आने वाला है और बजट आने के बाद में रेट्स में चेंजेस आ सकते हैं, जीएसटी रेट्स में चेंजेस आएंगे, जिसके वजह से वो पर्टिकुलर आइटम का कॉस्ट चेंज होगा। तो एक बंदे को, जिसको अभी आपको तो सब नॉलेज आ गया, तो आप भी सोच समझ के डिसीजन ले पाओगे ना, जो मैंने मेरे एकदम फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप ये इकोनॉमिक्स का नॉलेज लेते हो ना, आप एक इकोनॉमिक्स के जैसे जब थिंक करते हो ना, आप लाइफ के हर फील्ड में बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हो, है ना, जिससे आप पैसे भी बचा पाते हो और आप आपका बिजनेस का कमाई भी बहुत बढ़ा सकते हो। तो अभी आप बजट में जो भी ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो बाहर के लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए ये पूरी फैमिलीज, ये जो पूरा फिनेंस मिनिस्ट्री जो है, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद देयर फैमिलीज, कट ऑफ हो जाते हैं, वही रुकते हैं पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट ने जो उनको गवर्नमेंट हाउस दिया हुआ रहता है वही रुकते हैं, दे आर नॉट इन टच विद देयर फैमिलीज। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है, हाँ, शादी का दिन या बजट प्रेजेंटेशन का दिन। फिर उस दिन परमिशन ली जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, भैया वो तो सब में फर्स्ट व्यक्ति है, तो उनको भी तो थोड़ा मान सम्मान मिलना चाहिए। तो फिनेंस मिनिस्टर टेक्स परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि भैया आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, गिव मी द परमिशन टू प्रेजेंट द बजट, राइट। तो अब उनसे परमिशन ली जाती है। फिर जब प्रेजेंट करने वाले वो स्पीच, उसके पहले जो ये पूरी काउंसिल मिनिस्टर्स है, जो उनकी कैबिनेट है, उनके साथ 10 मिनट पहले बस एक वार्तालाप होता है, एक डिस्कशन होता है कि हम लोगों ने इस बार बजट में है ना मेन फोकस हेल्थ सेक्टर पे रखा है या मेन फोकस एजुकेशन सेक्टर पे रखा है, तो इसे एक समरी दे देते हैं। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर फाइनली एक स्पीच के साथ बजट प्रेजेंट करती है इन द पार्लियामेंट। जो मैंने आपको फोटो बताया था कि निर्मला सीतारमन एक रेड कलर का जो वो देसी स्वदेशी बही खाता टाइप्स वो पर्टिकुलर लेके जाती है और फिर पार्लियामेंट में अपने स्पीच से ये बजट की शुरुआत करती है ना। तो ऐसे होता है, फाइनली वो बजट का दिन आ ही जाता है, ठीक है। अब बजट का दिन तो आ गया, अब शादी का दिन आ गया, पर अब अगली प्रोसीजर्स तो होनी बाकी है ना।
तो क्या क्या चीजें होती है जब वो आगे जाके वो बजट में जो चीजें हैं वो फाइनली कैसे अप्लीकेबल होती है वो भी देखना जरूरी है। ये तो सिर्फ क्या हो गया, बजट तक पहुंच गए, शादी का दिन आ गया, पर अब शादी की सारी प्रोसीजर्स शुरू होने वाली है, राइट। सो अब क्या होता है, मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो है देखो आ गए ये पार्लियामेंट में, एंड शी हैज स्टार्टेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ हर बजट। यस, अब ये पर्टिकुलर स्पीच में क्या क्या चीजें होती है वो हम इन डिटेल में देखते हैं, बट बेसिक तो चीजें जो होती है वो है बजट प्रपोजल्स और डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब ये क्या होते हैं, बजट प्रपोजल्स मतलब जो अलग अलग चीजें गवर्नमेंट करना चाहती है ना, क्या चेंजेस लाना चाहती है पॉलिसीज में, लॉज में, वो सारी चीजें रहेगी बजट प्रपोजल्स में, ठीक है। लॉज और पॉलिसीज क्या नहीं लाना चाहती है, क्या कौन से लॉज अमेंड करना चाहती है, वो सब आएगा बजट प्रपोजल्स। वेरियस प्रपोजल्स रहेंगे उनके, है ना, पूरे देश से रिलेटेड, अलग अलग सेक्टर रिलेटेड रहेगा। और मेन दूसरा पार्ट है डिमांड फॉर ग्रांट्स। यस, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है, जो हमने देखा था कि जो अलग अलग स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज है वो अपनी रिक्वायरमेंट देती है कि भाई हमें कितने पैसे लगने वाले हैं फॉर डूइंग द एक्सपेंडिचर फॉर मेकिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स इन आवर फील्ड। हेल्थ मिनिस्ट्री को कितना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री को कितना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री को कितना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को कितना चाहिए, फिर जो पर्टिकुलर हमारी और भी है एजुकेशन के अलावा वुमेन डेवलपमेंट वाली है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है, सबको कितने कितने ग्रांट्स चाहिए या कितने कितने उनकी डिमांड है फॉर द ग्रांट्स, वो डिस्कस करना भी जरूरी रहता है। सो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, राइट। तो एक तो रहेगा डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट्स क्यों बोला हुआ है, क्योंकि हर एक स्पेंडिंग मिनिस्ट्री ने डिमांड की कि भाई हमें ग्रांट्स दो, हमें ग्रांट्स दो, इतनी ग्रांट्स दो, ठीक है। अब बजट में आपने बोल दिया, हाँ, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने लिख दिया कि भैया एजुकेशन मिनिस्ट्री को इतनी ग्रांट चाहिए, बस हो गया क्या, दिया जाएगा? नहीं भाई, आगे प्रोसीजर होंगी, पार्लियामेंट में अप्रूव होगा, तब जाके उनको वो ग्रांट मिलने वाला है। तो अभी आपको समझ गया कि बजट प्रपोजल्स डिस्कस किए जाते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स डिस्कस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। पूरा एक एक चीज बताया जाता है कि क्या क्या करना चाहते हैं। 2 hours 40 minutes तक सीतारमण जी ने ये पर्टिकुलर बजट प्रेजेंट किया था। आप सोचो, इतने देर शी वॉज टेलिंग कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या क्या हमारी पॉलिसीज है, प्रपोजल्स है, क्या क्या डिमांड्स है, राइट। अब पहला और एक चीज उसमें प्रपोजल में जो एक रहता है फाइनेंस बिल, हाँ, अब आपके प्रपोजल में एक रहता है फाइनेंस बिल। अब देखो ये कहाँ डिफाइंड है, इट इज अ मनी बिल डिफाइंड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैम मनी बिल, फाइनेंस बिल नहीं समझ रहा मैम, बहुत ही ऊपर से जा रहा है, ठीक है, चलो सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। मनी बिल, मनी मतलब पैसा, ओके, और बिल मतलब इस लैंग्वेज में, ये पर्टिकुलर बजट जो बन रहा है उसके लैंग्वेज में वो होता है प्रपोजल, ठीक है। सो एनी प्रपोजल विच डील्स विथ मनी, जिसमें मनी की बात की गई है, ठीक है, कि वेजेस बढ़ाना है, ठीक है, या बोनस बढ़ाना है, या टैक्स रेट बढ़ाना है, जिसमें मनी की बातें की गई हो, ठीक है। एनी बिल विच डील्स विथ मनी, एनी प्रपोजल विच डील्स विथ मनी, उसको क्या बोलते हैं, मनी बिल, ठीक है। और उस मनी बिल में एक होता है फाइनेंस बिल, हाँ, तो फाइनेंस बिल जो वो प्रपोजल होता है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मनी बिल, बिकॉज फाइनेंस इज नथिंग बट मनी, सब पैसे से ही रिलेटेड है ना फाइनेंस मतलब। तो वो कैसा मनी बिल है? अब फाइनेंस बिल एक ऐसा मनी बिल है जो किन चीजों के बारे में बात करता है कि आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इनकम टैक्स का बोलो या आपके जीएसटी का बोलो, जो भी टैक्स सिस्टम आपकी कंट्री में है, वो टैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, या वो टैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या अमेंडमेंट्स लाने हैं, या कोई नए चीजें और हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, या वो टैक्स स्ट्रक्चर एज इट इज रखना है, कोई चेंज नहीं करना है, जो अभी टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, वैसे ही रहना है। जो वो पर्टिकुलर प्रपोजल डिस्कस करता है उसे हम कहते हैं फाइनेंस बिल, ओके। द प्रपोजल विच डिस्कस अबाउट लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, ठीक है, या मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, एनी टैक्स, जितनी भी टैक्स है इंडिया में, वो सभी टैक्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वो टैक्स को मॉडिफाई करना है या उसको एज इट इज भी रखना है, तो उस बिल को कौन सा बिल बोलते हैं? फाइनेंस बिल, ठीक है।
तो वो बजट प्रपोजल में एक रहता है फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल कहाँ पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में पहले वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा में भी भेजा जाता है, और फिर फाइनली जो ये फाइनेंस बिल है वो पास होता है। ठीक है, कैसे पास होता है मैम? कैसे मतलब पास होता है, मतलब क्या होता है? चलो हम एक्चुअली देखते हैं। आपको जब आप एक्चुअली देखोगे ना तब आपको समझेगा कि वो कैसे पास होता है। और इसमें और एक चीज बताई है कि फाइनेंस बिल के साथ एक मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम मतलब क्या? एक्सप्लेनेशन, कि कैसा, अगर हम बोलेंगे दैट न्यू टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा तो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्या रेट्स रहेंगे, तो वो सब मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, सो फाइनेंस बिल इज ऑलवेज अकम्पनाइड विथ मेमोरेंडम। ओके, तो फाइनेंस बिल हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली फरवरी 2020 में जब हमारा बजट प्रेजेंट हुआ था, उसके बाद फाइनेंस बिल कैसे पास हुआ था। मैंने क्या बोला आपको? फाइनेंस बिल जनरली लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर राज्यसभा में भी भेजा जाता है, फिर वो कुछ रिकमेंडेशन बोलेंगे कि नहीं भाई ये आपने जो टैक्स सोचा है कि इस आइटम्स पे जीएसटी बढ़ाना है, या फिर आपने सोचा है कि टैक्स रेट जो है वो 10% से 15% करना, ये सही नहीं है, और फिर वो उनके रिकमेंडेशंस देंगे राज्यसभा में। तो उनके रिकमेंडेशंस को सुन के फिर फाइनली लोकसभा में येस नो मेजॉरिटी ली जाएगी और फिर वो बिल पास होता है। और अगर मेजॉरिटी रही तो बिल पास होता है, नहीं रही तो फिर वो बिल अमेंडमेंट नहीं होता, वो बिल पास नहीं होता। तो कैसे होता है, चलो विल सी दैट। discussion. I fully agree with the all party leaders meeting. But last week and the week before that also, I have raised fully cooperating with the government. He is a speaker. प्रश्न ये कि इनके प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन क्या 64, 65 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में और ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में और हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 5 और 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में और हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 और 6। अब फ्रेंड्स एक बात समझो, इस बार का जो ये फाइनेंस बिल पास हुआ है ना, ये बहुत अलग सिचुएशन में पास हुआ था। अब जब ये पास हुआ था दैट टाइम इंडिया में कोरोना जो था वो बहुत ज़्यादा स्टेज पे हो चुका था एंड लॉकडाउन वाली सिचुएशन वगैरह अनाउंस हो चुकी थी। ठीक है, तो आप लोकसभा में भी देखोगे जनरली बहुत भीड़ होती है, पर इतनी भीड़ नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि कुछ मेंबर्स जो थे पार्लियामेंट के ऑफ शिवसेना और जो दूसरे इसके, उन्होंने आने से मना कर दिया था। वो बोले कि भैया हम हमारे अभी कोरोना के इसमें ही जुड़े हुए हैं एंड लेट अस टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स। आपको जो बिल फाइनेंस बिल पास करना है आप करवा दो, हमारा कोई इशू है नहीं, वी एग्री विद द गवर्नमेंट। ठीक है, पर जनरली क्या प्रोसीजर है, लोकसभा में बिल डिस्कस किया जाता है प्रॉपरली, उसको फिर राज्यसभा में भी भेजा जाता है, फिर उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से वो फाइनेंस बिल पास होता है। राइट, इतना सब प्रोसीजर होता है। बट ये पर्टिकुलर ईयर में ड्यू टू कोरोना वायरस, ये पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से क्या हुआ था, सभी जो पर्टिकुलर पार्टीज है उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, जो भी हमारी ये रूलिंग गवर्नमेंट है जो चेंजेस करना चाहती है वो कर ले फाइनेंस बिल में विदाउट ज़्यादा मेजॉरिटी वगैरह या राज्यसभा के इंटरवेन के बिना। तो ये पर्टिकुलर चीज़ इस साल हुई है जो जनरली नहीं होती। क्या बोला था मैंने, फाइनेंस बिल जो है वो राज्यसभा में भी भेजा जाता है रिकमेंडेशन के लिए, फिर लोकसभा में मेजॉरिटी के ऊपर डिस्कस करके फिर उसको पास किया जाता है। पर इस साल वैसे नहीं हुआ था। देखिए संशोधन सभी जितने भी Anuj Yadav from Parliament.
conclude as well. वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। लीडर्स हैं, सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके फ्लोर ऑफ द लीडर्स हैं, उनके साथ अभी सदन शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ने और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके साथ बैठक हुई थी और इस बात पर सहमति बनी है कि जो फाइनेंस बिल है, जिसको अगर हम देखें तो एक चर्चा होती है, दोनों हाउस के अंदर चर्चा होती है, तब उसको पास कराया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस का एक प्रकोप जो है देश भर के अंदर फैला हुआ है और टीएमसी और समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सांसदों ने पहले ही कहा था कि वो रहा है और इसके बाद जो है लोकसभा में पास होने के बाद मुनमुन इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भी कोई चर्चा नहीं होगी, वहां से भी इसको पास कर दिया जाएगा। Right, Anuj, so you are telling us that the bill is currently being considered in the तो फ्रेंड्स, आर यू क्लियर? इस तरह से फाइनेंस बिल डिस्कस किया जाता है और लोकसभा राज्यसभा में वो पास होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद, मेजॉरिटी में जो जो चीज़ों पे सब लोग एग्री होते हैं, फिर वो पर्टिकुलर बिल पास होता है, स्पीकर उसको पास करता है और फिर वो फोर्स में आता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। बट अभी ये कोरोना की वजह से एक तो काफ़ी लोग थे भी नहीं मेजॉरिटी के लिए और राज्यसभा का तो सीन ही एलिमिनेट हो गया था। इस तरीके से फाइनेंस बिल पास किया गया। ओके फ्रेंड्स, सो ये हो गया हमारा फिनेंस बिल के बारे में। तो फिनेंस बिल जो है वो कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू क्लियर फॉर दिस? फाइनेंस बिल, ये बिल किससे डील करता है? इट डील्स विद द मेकिंग ऑफ, एक तो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर अगर आपको लाना है या टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ अमेंडमेंट करना है या आपको टैक्स स्ट्रक्चर एज इट इज रखना है। सो दैट इज अबाउट फाइनेंस बिल। उसमें दूसरी चीज भी आपको याद रखना है कि इट इज अकम्पनाइड बाय मेमोरेंडम। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ओनली इन लोकसभा, फिर रिकमेंडेशन कैन बी टेकन फ्रॉम राज्यसभा एंड कितने दिनों में हमें उसको पास करना है? विद इन 75 डेज ऑफ द इंट्रोडक्शन। ओके है, सो फाइनेंस बिल क्लियर है। सो बजट प्रपोजल में एक होता है फाइनेंस बिल और दूसरा मैंने आपको बोला था डिमांड फॉर ग्रांट्स। यस, डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब क्या? ये डिफाइंड है अंडर 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो मैंने आपके साथ इन डिटेल में डिस्कस किया कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपनी डिमांड्स रखती है कि हमें कितना ग्रांट्स चाहिए, फिर ये ग्रांट्स को है ना इन डिटेल में डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में। बहुत दिन चलता है ये सेशन, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब खत्म हो गया। स्पीच, जैसे शादी तो एक दिन में खत्म हो जाती है फ्रेंड्स, पर ये प्रोसेस एक दिन में खत्म नहीं होता है। स्पीच होने के बाद फिर डिस्कशन होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, फिर रोज डिस्कशन होंगे, फिर हर एक इसमें अब एक ही दिन सब सारे ग्रांट्स थोड़ी डिस्कस किए जाएंगे। कितने झगड़े होते हैं, कितना वॉइस रहता है, आप कभी सुनना वो जब पास होता है लोकसभा में वगैरह, कोई लोग एग्री करते हैं, कोई डू नॉट एग्री करते हैं, डिस्कशन होता है कि क्यों नहीं एग्री कर रहे हम या हमें क्यों चाहिए, ये सब डिस्कशन होता है। तो जो अलग अलग डिमांड्स है, ठीक है, फॉर ग्रांट्स, वो डिस्कस की जाती है, फिर सब लोग अपने अपने व्यू देते हैं और अगर मेजॉरिटी रही तो फिर वो ग्रांट एक्सेप्ट किया जाता है या फिर वो ग्रांट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो वो ये थी एक लंबी प्रोसेस है जो बहुत दिन तक चलती रहती है। देखो 1 फेब को हुआ है शुरू, अब ये सब चीजें कब से इफेक्टिव होने वाली है? 1 अप्रैल तक होने वाली है। सो सफिशिएंट टाइम है, पार्लियामेंट के पास सफिशिएंट टाइम है कि वो सेशंस लेके हर एक ग्रांट्स को एक एक दिन या 4-4 ग्रांट्स को एक एक दिन, क्योंकि मिनिस्ट्रीज कितनी सारी है ना यार, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज है, एक मिनिस्ट्री की एक ग्रांट भी हो सकती है, एक मिनिस्ट्री की 3-4 ग्रांट्स भी हो सकती है अलग अलग चीजों के लिए। तो इतनी सारी ग्रांट्स को डिस्कस करने के लिए टाइम तो लगेगा ही ना, एक दिन में तो होगा नहीं। पर ये एक दिन में इस बार हुआ, इस बार के बजट में ये एक दिन में ही निपटाया गया वापस ड्यू टू कोरोना। कई ग्रांट्स तो विदाउट डिस्कशन, मेजॉरिटी ऑफ ग्रांट्स तो ऐसे ही पास हो गए, यस, विदाउट डिस्कशन, क्योंकि टाइम ही नहीं था एंड कोरोना जैसी चीज थी तो लोग ज़्यादा इसमें बहसबाजी में, एक तो टाइम भी नहीं था और पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं थी, तो ये बहुत सारे जो हमारे ग्रांट्स है इस बार ऐसे ही एक्सेप्ट किए गए। पर जनरली ऐसा नहीं होता है, बहुत दिनों तक ये सेशंस चलते हैं और फिर ग्रांट्स अगर एक्सेप्ट होती है तो फिर क्या पास होता है फ्रेंड्स? अच्छा, ग्रांट्स अगर एक्सेप्ट होती है तो फिर पास होता है अप्रोप्रिएशन बिल। यस, अप्रोप्रिएशन बिल मतलब क्या होता है कि ये बिल कब पास किया जाता है? जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रख दी, ठीक है। जैसे फाइनेंस बिल किस चीज के लिए रखते हैं?
कि बाबा कि क्या क्या हम लोगों को टैक्स में चेंजेस करने। वैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, जितनी भी अलग अलग ग्रांट्स रखी हुई है अलग अलग स्पेंडिंग मिनिस्ट्री ने, वो अगर एक्सेप्ट होती है तो फिर एक अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। और ये अप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट को पर्टिकुलर राइट मिलता है कि वो कंसोलिडेटेड फंड में से वो फंड्स निकाल सके फॉर गिविंग ग्रांट्स टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। आर यू गेटिंग दैट? So appropriation bill gives the right to the government, the power to the government to withdraw funds from consolidated funds to give it to the different spending ministries. अलग अलग काम करने के लिए डिफेंस फोर्स में अगर हमें कुछ फाइटर प्लेन्स लेने हैं, या हेल्थ मिनिस्टर को कुछ करना है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ उनको डेवलप करना है गडकरी जी को, तो इनको जो फंड्स देने हैं अभी गवर्नमेंट को, वो कब होगा? जब अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। व्हेन अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड, अप्रोप्रिएट करना, वो फंड्स को अप्रोप्रिएट करना, इसलिए अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। तो अप्रोप्रिएशन गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू व्हाट? टू विड्रॉ द फंड्स, to withdraw the funds from consolidated funds of India to give it to the different spending ministries as per their grants. Got that? ये एक पार्ट है अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये सब वेरियस बिल्स जो पास हो रहे हैं, फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, जब ये पास होते हैं तो क्या बन जाता है? एक्ट, फाइनेंस एक्ट, अप्रोप्रिएशन एक्ट। और फिर इट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट फ्रेंड्स? इट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल। सो इस तरीके से जो भी आपने मेहनत लेते हैं बजट बनाने में, फिर उसको प्रेजेंट करने में, और फिर फाइनली उसको पास करवा के उसको विद इफेक्ट फ्रॉम लाया जाता है 1 अप्रैल। और फिर 1 अप्रैल से लेके अगस्त तक के डिपार्टमेंट जो अपना ये बजट डिपार्टमेंट हो गया, जो फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है, स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज है, ये एक्चुअल कामों में लग जाती है। और थोड़ा सा उनको एक साई ऑफ रिलीफ रहता है बजट डिपार्टमेंट को कि अब अप्रैल से लेके अगस्त तक उनको अभी ये सारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वापस वो कब शुरू होने वाला है? अगस्त एंड या सितंबर में, राइट? तो ये एक चीज़ है। अब उसके बाद अब आपका बजट पास हो गया, ठीक है, वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से आएगा। जो ये पर्टिकुलर बजट है, प्रेजेंटेशन जो करती है फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या क्या चीज़ें होती है फ्रेंड्स? देखो आपको यहाँ दिखेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही है, बजट तो बनाना ही है, उसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट्स रहेंगे, ठीक है, अलग अलग स्पेंडिंग मिनिस्ट्री के। फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा, फाइनेंस बिल्स रहेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल रहेंगे, फाइनेंस बिल्स रहेंगे। फिर उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, फिर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, एक्सपेंडिचर बजट, रिसिट बजट, ये सारी चीज़ें रहती है। वो जो पर्टिकुलर लेके जा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में देखने हैं तो आज हम देखेंगे, ताकि आपको समझे जो अभी तक हमने पढ़ा वो एक्चुअली सब कैसे बनता है। और जब हम वो देखेंगे तभी हमें रियल फील आएगा कि ये पर्टिकुलर बजट दिखता कैसे और कैसे बनता है। सो लेट्स सी इट फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं जो पर्टिकुलर साइट पे गई हूँ अभी, वो है indiabudget.gov.in। ये आप भी इसको एक्सेस कर सकते हो टू सी इन डिटेल। देखो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि स्पीच में क्या क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ों में जो हम प्रेजेंट करें तब क्या क्या होता है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें एक्चुअली क्या है, चलो हम देखते हैं। पहले तो बजट स्पीच है, यहाँ PDF है कि जो सीतारमन जी ने एक्चुअली पढ़ा, ठीक है, वो पूरा स्पीच भी आपको PDF में यहाँ दिख जाएगा। फिर उसके बाद में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, हमने देखा था एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, 3 फंड्स का बनता है। कंसोलिडेटेड फंड्स, देखो आप स्टेटमेंट 2, कॉन्टिजेंसी फंड्स, और उसके बाद में लास्ट है पब्लिक अकाउंट्स। यस, सो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को कहाँ देखने वाली है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में। आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि क्लियरली दिखे। फिर कंसोलिडेटेड फंड्स में मैंने आपको बोला था रिसिट और एक्सपेंडिचर हमें हर एक फंड्स के लिए बनाने हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखो रेवेन्यू अकाउंट के रिसिट डिसबर्समेंट, कैपिटल अकाउंट के रिसिट डिसबर्समेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस बताई हुई है। और ये PDF मतलब ये एक्चुअल है जो बजट में हुआ है। तो चलो लेट अस सी दैट। ये देखो, और जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको एक दिखेगा एक्चुअल का कॉलम, राइट,
एक दिखेगा आपको बजट एस्टिमेट्स जो 1920 के हमने रिवाइज कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, मतलब एक तो एक्चुअल एस्टिमेट्स जो हमने किए थे 1920 के, फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और फिर हमारे एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। हम सिर्फ अगले साल का एस्टिमेट ही नहीं देते, हम ये 3 चीजें भी और उसमें इंक्लूड करते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की क्या होगी, ये एस्टिमेट निकाला हुआ है। फिर उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यू बी गवर्नमेंट की क्या रहेगी, वो भी निकाला हुआ है। तो आपको हर एक चीज दिखेगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू दिखेगी, टैक्स रेवेन्यू दिखेगी। आप इसको ध्यान से देखना, आपको हर चीज, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप शांति से ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके हर एक चीज इन डिटेल में देख सकते हो, और आपको फील आएगा कि यस, हमने जो अभी पढ़ा और एक्चुअली कैसे ये सब लोग बना के ये पर्टिकुलर एक बजट या ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एक्सपेंडिचर बजट, ये सब कैसे बनता है। ठीक है, ये तो हो गई रिसीट्स। अब उसके बाद में जो है ये है डिसबर्समेंट्स। ये क्या क्या डिफरेंट डिसबर्समेंट्स रहेंगे, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पेंशन्स, डिफेंस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, जो हमारे रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर है वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू डिसबर्समेंट्स यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद में है कैपिटल रिसीट्स। इंटरनल डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बोरोइंग्स उन्होंने की है, फिर ठीक है करने वाले हैं, व्हाट दे आर प्लानिंग, व्हाट आर देयर एस्टिमेट्स। फिर रिकवरीज ऑफ लोन्स जो हमने देखा था, इट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिट। स्टेट गवर्नमेंट से कितनी रिकवरीज हुई, यूनियन टेरिटरीज से कितनी रिकवरी हुई और कितनी वो एस्टिमेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ये हो गया टोटल आपका कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स, जिससे हमें मिलता है कंसोलिडेटेड रिसिट्स। वैसे ही कंसोलिडेटेड डिसबर्समेंट्स, तो ये सब मिल जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे है फाइनेंस बिल। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स क्या चेंज करने हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के, तो कौन से अमेंडमेंट्स लाने हैं। देखो एक लिस्ट दिख रही है आपको, ये सारे प्रपोज थे। ठीक है, कि सेक्शन 2 अमेंड करना है, सेक्शन 6 अमेंड करना है, सेक्शन 9 अमेंड करना है, विच डील्स विथ मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, या फिर कुछ अमेंडमेंट करना है या एज इट इज भी रखना है, तो ये फाइनेंस बिल वो काम करता है। तो आपको फाइनेंस बिल में सब वही चीजें दिखेंगी कि क्या क्या हमें हमारे इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में अमेंड करना है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कस्टम्स में क्या चेंज करना है, कस्टम टैरिफ में क्या चेंज करना है, सीजीएसटी एक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, आईजीएसटी एक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, फिर इंडियन स्टैम्प एक्ट में क्या चेंजेस करने हैं। तो इन्हीं टैक्स लॉ से जो भी हमें अमेंडमेंट करना है वो सब कहाँ डिस्कस्ड है फ्रेंड्स, फाइनेंस बिल में। आर यू गेटिंग दैट? ये हो गया हमारा फाइनेंस बिल। फिर उसके बाद में हम लोगों को देखना था मेमोरेंडम, विच इज अकम्पनाइड विथ फाइनेंस बिल, जो इन डिटेल में सब चीजें बताता है। देखो कि यहाँ पे इन डिटेल में हर एक सेक्शन को डिस्कस किया हुआ है, वहां पे सिर्फ लिख दिया अमेंडमेंट इन सेक्शन 2, पर कैसे क्या वो सब कुछ इन डिटेल में कहा दिया हुआ है, ये मेमोरेंडम में। आर यू गेटिंग? फाइनेंस बिल में सब इन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कौन सा सेक्शन अमेंड करना है, पर कहाँ अमेंड करना है, कौन सी क्लॉज में अमेंड करना है, कैसे करना है, वो पर्टिकुलर इन डिटेल में मेमोरेंडम में दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज मेमोरेंडम। फिर उसके बाद में आता है रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये देखो अलग अलग मिनिस्ट्री का अपना अपना डिमांड्स जो वो चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या चाहती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का क्या डिमांड्स है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई,
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सारी मिनिस्ट्रीज की अपनी अपनी डिमांड्स थी कि उनको क्या क्या ग्रांट्स चाहिए, वो भी पार्ट है ऑफ द स्पीच। ये सब चीज़ें उसमें रहेगी, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स। सो आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, चलो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में क्या क्या डिमांड्स है। रेवेन्यू सेक्शन, उनका क्या क्या रेवेन्यू सेक्शन है, जिसमें लाइन वर्किंग, आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो इंडियन रेलवेज कमर्शियल लाइंस वर्किंग एक्सपेंस, स्ट्रैटेजिक लाइंस वर्किंग एक्सपेंस, अप्रोप्रिएशन फ्रॉम रेलवे अदर ट्रांसपोर्ट सर्विस। फिर उसके बाद में कैपिटल सेक्शन, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये डिमांड फॉर ग्रांट्स में वो इन ऑल दे देते हैं कि उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कितना पर्टिकुलर बजट चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना बजट चाहिए, वो इन डिटेल भी हमें बाद में इसमें देखने मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ मेजर वेरिएशन, आप देखो ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन 1920 एंड जो हमारा ये पर्टिकुलर एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, रिवाइज्ड एस्टिमेट हुआ है, ये भी एक बनाना पड़ता है कि भैया ठीक है आपने ये बजट किया था, पर एक्चुअल में आपका वापस जो खर्चा हुआ वो देख के आप एस्टिमेट रिवाइज कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्या कारण हुआ, ये भी आपको देना पड़ता है। हर एक जगह पे जहाँ जहाँ अपना एस्टिमेट चेंज हो गया है, ये बजट था 1920 का और ये बजट जो चेंज हुआ है, तो वो बजट में जो वेरिएशन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंक्रीज क्यों हुआ है, ठीक है, तो वैसे डिक्रीज क्यों हो गया। तो आप समझ रहे हो कि ये चीजें क्या बता रहा है कि जो हमने बजट सोचा था उससे हमारा वेरिएशन क्यों हो गया, उसके रीजन भी हमें देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, देखो नाम ही क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मतलब क्या, दिस डील्स विद मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, मतलब द कंसेप्ट ऑफ की कंट्री का जीडीपी क्या था लास्ट ईयर, इस साल कितना प्रोजेक्टेड है, अभी तक कितना जीडीपी हुआ है, नेशनल इनकम कितनी है कंट्री की, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं कंट्री के, ओवरऑल मैक्रो कंसेप्ट का फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है। देखो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये जीडीपी पे भी बहुत डिपेंड करता है। अब जीडीपी क्या होता है, कैसे रहता है, कैसे निकलता है, क्या मेथड से कैलकुलेट होता है, आपको सब दिया इकोनॉमिक्स में। जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना नेशनल इनकम, उसमें हम ये सब बहुत अच्छे से इन डिटेल में देखने वाले हैं, तो तब आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे पूरा आपको दिखेगा कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में लिखा है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में लिखा है ओवरऑल। अब जैसे जीडीपी ग्रोथ, एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल नेशनल इनकम द रियल जीडीपी ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 5% in 1920 एज compared to provisional estimate of 6.8% in 1819. The real growth of GVA is estimated at 4.9% in 1920 as compared to 6.6 in 1819. मतलब कम हो गई अपनी जीडीपी, राइट। सो फ्रॉम द डिमांड साइड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, अच्छा ये सारे आपको अभी समझेंगे नहीं कंसेप्ट, जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझेंगे, प्राइवेट इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें हैं आपको जो हम लोग इन डिटेल में बाद में देखेंगे। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दे रहा है अपने कंट्री का एज अ होल कि भैया क्या चल रहा है, इंडिया का क्या हुआ है अभी तक, एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, ओवरऑल ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सपोर्ट्स को लेके, ट्रेड डेफिसिट को लेके, एनबीएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स है वहाँ के इम्प्रूवमेंट के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में, कैपिटल मार्केट की ग्रोथ रेट के बारे में कंट्री के। सो ये ओवरऑल इट गिव्स अ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री एज अ होल, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये देखो फिस्कल इंडिकेटर्स, फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या है, अगले साल के क्या एस्टिमेट्स है, वो सारे यहाँ पे दिए हुए। प्राइमरी, ये तीनों चीज़ें अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जो ये पार्ट है बजट का, ये भी हम लोग देखेंगे।
नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या रहेगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू के क्या एस्टिमेट्स है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आई है, ये फिस्कल पॉलिसी में। तो ये है हमारा एक्चुअल बजट। आपको अब बजट पढ़ने के बाद समझ गया होगा कि जो जो हमने चीज़ें देखी, जो एक्सपेंडिचर्स या जो प्रोसेस हमने देखी, वो कैसे फाइनली यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है और कैसे बनता है। सो आई होप सो फ्रेंड्स, सो नाउ you are confident enough in particular this chapter, not only from the exam point of view but overall भी आपको अगर आज कभी भी अभी आप बजट सुनोगे या पढ़ोगे तो आपको अब मज़ा आएगा, क्योंकि आपको चीज़ें समझेंगे कि हाउ इट वर्क्स, है ना, कि कैसे बनता है, राइट। सो आई होप सो दिस इज क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट हमारा पर्टिकुलर सेशन रहेगा उसमें हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज डेफिसिट, बजट डेफिसिट, एंड वी विल स्टार्ट विद द MCQs। हम इस चैप्टर के बहुत सारे MCQs सॉल्व करेंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम इस चैप्टर पे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, वी कैन इजीली गेट इट डन, राइट। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट समझा, नहीं समझा, एंड क्या आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, कोई भी पॉइंट में, तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।